हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट पेश किया है, जो कि मोदी सरकार का दूसरा पूर्ण बजट है। मंत्री सीतारमण का यह 8वां बजट था और इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। इस बजट से वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 में एक तरफ मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की घोषणा की, वहीं दूसरी तरफ अगली पीढ़ी के सुधार का खाका पेश किया। उन्होंने नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से आयकर से छूट देने की घोषणा की। साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका पल संवाद में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आज के अपने शो पल संवाद में बात करेंगे संसद में विकास के बजट पर हावी हो रही धर्म की राजनीति पर। सबका साथ सबका विकास के कथन को मिथ्या बताकर इसके पीछे की भावना पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही अल्पसंख्यकों की अपेक्षा किए जाने की भी बात कही गई है। जो बजट 25-26 का पेश हुआ है हमारे सामने, इसमें अल्पसंख्यकों की घोर उपेक्षा की गई है। जो कटौती अल्पसंख्यकों से संबंधित मदों में की गई है, निश्चित रूप से इसके पीछे सबका साथ सबके विकास की फिलॉसफी नहीं है। मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को दुश्मन नंबर 1 और ईसाइयों को खतरा नंबर 2 बताया गया है। वो फिलॉसफी, वो दर्शन इस बजट के पीछे काम कर रहा है। आप श्री जावेद अली खान। धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। मैं फिनांस के बारे में और अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं हूं। जोड़ना और घटाना मुझे आता है, इतना मैथमेटिक्स में जानता हूं। क्योंकि मेरा समय कम है, इसलिए मैं बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। जी सर, जो बजट या कोई भी नीतिगत दस्तावेज होता है सरकार का, वो उसकी फिलॉसफी या उसके दर्शन को परिलक्षित करता है। ये जो बजट 25-26 का पेश हुआ है हमारे सामने, इसमें अल्पसंख्यकों की घोर उपेक्षा की गई है। अल्पसंख्यकों की उपेक्षा से मेरा तात्पर्य है कि जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योजनाएं चल रही थीं, जो कार्यक्रम इस सरकार ने बनाए थे या इससे पहली सरकार ने बनाए थे, उनको या तो बंद कर दिया गया है या उनकी मद में भारी कटौती की गई है। एक वक्ता कह रहे थे कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक विकसित नहीं होंगे। अल्पसंख्यकों के संबंध में एक योजना थी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज है वो योजना। 23-24 में इस योजना का बजट था 433 करोड़, रिलीज हुआ था 95 करोड़, 95 करोड़। 2024-25 के बजट में 326 करोड़ दिया गया, रिलीज हुआ 90 करोड़। और इस बजट में 326 से घटा करके 130 करोड़ करीब घटा करके बजट हो गया है 195 करोड़। रिलीज कितना होगा हम नहीं जानते, वो अगले साल देखेंगे। एक योजना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज। 24-25 में इस योजना का बजट था 1145 करोड़। इस बजट में इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं 413 करोड़। 731 करोड़ रुपए कम हो गए, 65% कम कर दिया गया माइनॉरिटी की इस स्कॉलरशिप योजना के लिए। एक योजना है सर, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल कोर्सेज। इसके लिए 24-25 में 33.80 करोड़, करीब 34 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। और 25-26 के बजट में 7.34 करोड़, यानी 83% लेस है और 26 करोड़ रुपए इसके अंदर कम कर दिए गए हैं। ओवरसीज एजुकेशनल लोन इंटरेस्ट सब्सिडी जो सरकार देती थी, 24-25 के बजट में
5.30 करोड़ दिया जाना था और इस बार घटा करके उसे मात्र 8.16 करोड़ कर दिया गया है। 7.14 करोड़ रुपए इस योजना के तहत भी कम कर दिए गए। मदरसा और माइनॉरिटीज स्कीम को पहले सैकड़ों करोड़ रुपए दिए जाते थे, अटल जी के जमाने में वो स्कीम शुरू हुई थी। 23-24 में इसका बजट था 10 करोड़ और पिछले 24-25 में इसको मात्र 2 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस बार मात्र 1 लाख रुपए यानी टोकन दिया गया है। मतलब इस योजना को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। सर, 2020 और 21 में जो माइनॉरिटीज की 2 योजनाएं थीं, कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती स्कीम और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना, इन दोनों योजनाओं को मर्ज कर दिया गया। ये दोनों योजनाएं व्यापारिक गतिविधियां ब्याज मुक्त लोन देती थी व्यापारिक गतिविधियों पर वक्फी जमीन पर, और इसका बजट 23-24 में 17 करोड़ था, 24-25 में घटा करके 16 करोड़ कर दिया गया। इस बार घटा करके इसका बजट सिर्फ 13 करोड़ कर दिया गया। मैं ये समझता हूं कि इस तरीके की जो कटौती अल्पसंख्यकों से संबंधित मदों में की गई है, निश्चित रूप से इसके पीछे सबका साथ सबके विकास की फिलॉसफी नहीं है। इसके पीछे कौन सी फिलॉसफी काम कर रही है? मुझे लगता है कि गोलवलकर जी की जो किताब है वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, जिसमें माइनॉरिटीज को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का संकल्प लिया गया है, और बंच ऑफ थॉट जिसमें मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को दुश्मन नंबर 1 और ईसाइयों को खतरा नंबर 2 बताया गया है, वो फिलॉसफी, वो दर्शन इस बजट के पीछे काम कर रहा है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस सदन में देश के विकास की बात होनी चाहिए, वहां स्वर्ण और दलित की राजनीति पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अपने निजी प्रसंगों को भी तोड़ मरोड़ कर सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है। मुझे दलित समझ करके महोदय, मुझे गरीब समझ करके महोदय मारा गया। अपराधी तलवार, बलम और बंदूक लेकर के आए, मेरे स्कूल पर हमला किए, मुझे पत्थर से मारा गया महोदय। मनोज कुमार जी महोदय, हेलो, बोलिए, आवाज आ रही? महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर पिछले 30 तारीख को 30 जनवरी को जानलेवा हमला हुआ और मैं आपको बताना चाहता हूँ महोदय, मुझे दलित समझ करके महोदय, मुझे गरीब समझ करके महोदय मारा गया, और जितने भी प्रशासन के लोग हैं महोदय, सब लोग मुख्य दर्शक बने रह गए। हमारे ही भतीजा और हमारे ही रिलेटिव को लोगों ने पकड़ करके जेल में डाला महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, 30 तारीख को जब मैं सदन अटेंड करने के लिए 31 तारीख को मैं अपने 30 तारीख का अपने आवास कुदरा से जब आ रहा था महोदय, बीच रास्ते में मेरा स्कूल है और जुलूस लेकर के सुनील पैक्स के जीते हुए थे, वो जा रहे थे। मेरा ड्राइवर इतना ही बोल दिया कि थोड़ा सा कम हल्ला करिए, स्कूल है। मेरे 2 ड्राइवर को लोगों ने मार के अधमरा कर दिया। उसके बाद मेरे भाई साहब, छोटे भाई साहब आए, हाथ जोड़े लोग चले गए। फिर गांव से अपराधी तबके के लोग महोदय, थोड़ा सा बस 1 मिनट महोदय टाइम दे दिया जाए, 1 मिनट टाइम दे दिया जाए महोदय। मैं दलित वर्ग से आता हूँ महोदय, मैं दलित वर्ग से आता हूँ, सुन लिया जाए महोदय। मैं सुन रहा हूँ महोदय। उसके बाद दो ड्राइवरों को अधमरा कर दिया गया महोदय। मेरे भाई साहब आए, हाथ जोड़े, छोटे भाई। उसके बाद लोग चले गए। गांव से फिर अपराधी तलवार, बलम और बंदूक लेकर के आए, मेरे स्कूल पर हमला किए। उसके बाद मैं भी रास्ता में था, मैं गया महोदय समझाने के लिए, मुझे पत्थर से मारा गया महोदय। और प्रशासन जो है महोदय बना रहा। रमाशंकर राजभर जी, श्री रमाशंकर राजभर जी, सभापति महोदय, क्या डिमांड? हाउ मच टाइम ही विल टेक? हाउ मच टाइम ही विल टेक? जस्ट रमाशंकर चलने दो, बोलने दो उनको। हाउ मच टाइम ही विल टेक? What he has already, I have given a sufficient time. I have given a sufficient. What is your demand? What is your demand? What is your demand? महोदय, मेरा मांग है महोदय कि क्षेत्र
क्षेत्र में कभी भी मेरी हत्या हो सकती है महोदय, क्षेत्र में मेरे भाई का कभी भी हत्या हो सकता है महोदय, क्षेत्र में मेरे परिवार का कभी भी हत्या हो सकता है महोदय। मैं आपसे विनती करता हूं महोदय, मैं एक दलित का बेटा हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं एक गरीब का बेटा हूं, मेरी सुरक्षा किया जाए महोदय। ये अपराधी तबके के लोग मुझे कभी भी मार देंगे महोदय, और इनका जमानत 2 दिन में होता है महोदय। देश के विकास की चिंता छोड़ महापुरुषों का नाम लेकर देश की धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल उठाए गए। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार, परमिशन क्यों नहीं दे रही है? ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं। मेरी मांग ये है सर, परमिशन मिलनी चाहिए और उनको भी अपने धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने का अधिकार मिलना चाहिए। थैंक यू, प्लीज टेक इमीडिएट। 1 मिनट। धन्यवाद सभापति जी, 1 मिनट में खत्म करूंगा सर। पहले तो सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती जो देश और दुनिया में मनाई जा रही है 12 फरवरी को, उसके लिए सर मैं बधाई देता हूं। दूसरा सर, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और अर्जेंट मैटर पे हम लोग बोल रहे हैं सर, आपने समय दिया सर। पूरे देश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है सर, वहां एक भी जगह पर गांव में, मैं अपने क्षेत्र नगीना की बात करूं, परमिशन नहीं दी जा रही है सर। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार, परमिशन क्यों नहीं दे रही है, उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, 1 मिनट खत्म होने दीजिए सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं क्या मतलब ये एक तो राज्य का विषय है, आप उठा रहे हैं, फिर भी मैं इजाजत आपको दे रहा हूं, तो आप डिमांड करिए। आपको डिमांड करना होगा, चलिए कर लीजिए। एक लाइन में अपनी डिमांड करें, अपनी डिमांड एक लाइन में कर लीजिए। मेरी मांग ये है सर, परमिशन मिलनी चाहिए और उनको भी अपने धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है सर, आपके माध्यम। धन्यवाद सर। हमारे महानुभाव मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जैसे मुद्दों को तरजीह देते हैं। विकास की बात कहीं पीछे छूट जाती है। संत महात्माओं और सनातन धर्म की बात की जाती है। जीएसटी को भ्रष्टाचार की जननी और देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बताया जाता है। क्या प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश किसी राज्य के बड़ी ताकतवर लोग कर रहे हैं, या सनातन के प्रति इनका सम्मान नहीं? इस हिंदुस्तान में 3 चीज पर कभी भी मूल्यांकन नहीं हुआ। एक है जितने मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद हैं, जीएसटी एक बड़ा अभिशाप, वरदान नहीं है। माननीय सदस्य पप्पू यादव जी। सभापति महोदय, सबसे पहले जब सशक्त भारत की बात आती है तो हमें 3-4 सालों से लगभग किसान जो बैठे हैं और जो किसान की मौत हुई, आत्महत्या हुआ, एक तरफ किसान है, एक तरफ मणिपुर है, एक तरफ पूरे देश में नीट से लेकर के सभी तरह के एग्जामिनेशन पेपर का लीकआउट है, और लगातार बच्चों पर जुल्म, बच्चों पर केस, बच्चों जो आईएएस बनेंगे, जो देश का निर्माण करेंगे, उनके पेपर लीकआउट हो। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं इस देश के इन सारे मुद्दों को, तब मुझे लगता है कि एक तरफ अमेरिका, जहां पर इतने सारे सवाल आ गए, दूसरे तरफ महाकुंभ, जहां पर आज़ाद हिंदुस्तान के बाद नेहरू जी के समय में जब 848 मात्र बजट थी, तब नेहरू जी ने जिन बातों के उल्लेख किया था, और उसके बाद लगातार हर 12 सालों के बाद महाकुंभ, और आज इतने सशक्त प्रधानमंत्री के रहते हुए क्या प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश किसी राज्य के बड़ी ताकतवर लोग कर रहे हैं, या सनातन के प्रति इनका सम्मान नहीं? तो सशक्त भारत की बात यदि आती है तो बगल में हमारा कोई भी पड़ोसी देश रास्ते देने को तैयार नहीं है, हमारे साथ व्यापार करने को तैयार नहीं है। जो डेवलप कंट्री है, वियतनाम, ताइवान से लेकर के सब चाइना के साथ जा चुका है। भूटान के सारे मंत्री चाइना में बैठे रहते हैं, और हमारा
पूरा का पूरा पड़ोसी देश हमसे बिल्कुल अलग है। मैं याद दिलाऊंगा 2-3 मिलियन पीपुल लिविंग इंडिया एवरी ईयर, 8 लाख के लगभग जब हमारे इतने सशक्त और 11 बार बजट पेश हुआ तो 8 से 9 लाख लगभग प्रोफेशनल लाइक सीए अंडर थ्रेट्स ऑफ एजेंसीज पॉसिबल ब्रेन ड्रेनिंग। मैं नो रिलैक्सेशन और टैक्स रीजन मोर देन 30% पीपुल ITR इन ओल्ड स्कीम डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। आप जब देखेंगे मानवर, मैं 3 लाख सबसे ज्यादा कर्ज आप उठा करके देखिए कि इस भारत पे लगभग 2024 में भारत पर विदेशी कर्ज 711.8 अरब डॉलर, मतलब 1,96 लगभग करोड़ का हम पर कर्ज है। जो यह कर्ज क्या भारत चुका सकता है? तो मेरा आग्रह सभापति महोदय आपसे है, इस हिंदुस्तान में 3 चीज पर कभी भी मूल्यांकन नहीं हुआ। एक है जितने मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद हैं, हम एक मंदिर की बात करें, गुरुद्वारा और चर्च और मस्जिद की बात छोड़ दें तो 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपया एक मंदिर में डिपॉजिट है। गुरुद्वारे अलग है, अन्य मंदिर अलग है, अन्य चीज अलग है। क्या हम उस पैसे पर जो जिस कर्ज है आज, क्या हमारा वित्त मंत्री उस पैसे पर कोई निगरानी नहीं रखता? क्या उस पर कोई टैक्सेस की बात नहीं आती? 2 दिन का खाना खिला करके क्या हम उसको पूरी फ्रीडम दे देंगे? दूसरी तरफ जितने बाबा लोग हैं इस हिंदुस्तान में, किसी के पास 2000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है, वो लोग जो फंडिंग रेज किए हैं उनको जिस तरीके से अकूट, आप यदि मैं सब बाबा का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि सभापति महोदय आप भी समझते हैं कि हिंदुस्तान में मतलब फकीरी और अमीरी ये दोनों में मजा है। और जिस तरीके से बाबा लोगों ने इस देश को एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ भी है लगभग 33 लाख करोड़, तो एनजीओ का क्या कारण है कि एनजीओ पर किसी भी तरह का टैक्सेस या हमारे गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन फ्रीडम है जिस तरीके से उसको लूटने की, उस पर हमारा अंकुश नहीं है। दूसरा है CSR फंड। CSR फंड, आप बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो हमारे ही सरकारी कंपनियां हैं, वो CSR फंड क्या करती है सभापति महोदय? वो कहां लगाता है, किसको देता है, किस MP के क्षेत्र में बात करके? अध्यक्ष सभापति महोदय बात तो करने दिया, हम इतना 9 बार तब बेकार। मेरा कुछ नहीं कहना अध्यक्ष महोदय, नोटबंदी के बाद आप उठा के देखिए 16.99 लाख करोड़ डिमोनेटाइजेशन का मामला था और उसके पहले 35.99 लाख करोड़ का था, आज भी 35.99 लाख करोड़ का है। कितने लोग मरे? यदि आप घंटी बजा दिए हैं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे इतने है अध्यक्ष महोदय, मैं सब कुछ रख देता हूं, मैं आता हूं हेल्थ और एजुकेशन पे, मैं वहां रख दूं, ठीक है? मैं आता हूं हेल्थ और एजुकेशन पर अध्यक्ष महोदय आपसे, हमें आप एक बात बताइए कि इस बजट में हेल्थ पर अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI या मिडिल क्लासेस के लिए आप यदि सभी पर GST 28% GST लगभग सीमेंट पर, आप एजुकेशन पर पूरा GST लगाए हुए हैं, पेंसिल पर, कलम पर, दवात पर, किताब पर, बच्चे पढ़ पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपसे बहुत क्लियर आग्रह करना चाहूंगा, हमको एजुकेशन, सबसे ज्यादा गरीबी भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार के समाधान पर हम कभी इस हिंदुस्तान में, इस सदन में चर्चा सही तरीके से नहीं कर पाते। उसका समाधान क्या होगा, उसका सोल्यूशन? GST में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा छोटे छोटे व्यापारियों पर GST। अध्यक्ष महोदय, यदि मैंने टेंडर लिया 1 लाख करोड़ का और हम उस टेंडर को छुपा करके 50,000 करोड़ कर दिए तो GST की चोरी, हम किसका चोरी कर रहे हैं? तो GST एक बड़ा अभिशाप, वरदान नहीं है, वो इस कंट्री के कॉमन और मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा बोझ है। आप इसको उठा के सर देख लीजिए, एक है किचन पर आप GST डाल दिए हैं, आप हेल्थ पर GST। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे बजट में होना चाहिए कि मिडिल क्लास जितने बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, हम अध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ अपनी बात करके खत्म करूं, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन जितने गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं पढ़ पाते हैं,
10th क्लास जाते जाते लगभग 78-72% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाता है। फिर 12th क्लास जाते जाते बच्चे लगभग 58% ड्रॉप आउट हो जाता है, नहीं पढ़ पाता है। हम उस बच्चे को अच्छा कोचिंग के लिए कोई व्यवस्था हम नहीं दे पाते हैं लगातार। नहीं, मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष महोदय, अंत में आप जब इतनी बार कर रहे हैं, मेरा आग्रह है कि बिहार में बार बार एक चर्चा होती है मखान दुनिया में सबसे ज्यादा पूर्णिया में होता है, मेरे कंस्टिट्यूएंसी और कटिहार में होता है वर्ल्ड में, उससे ज्यादा मखान कहीं नहीं है। सीमांचल कोसी मिथिला का एक भाग जो मधुबनी है। हम बार मखान की जो बात आती है, सर मखान का प्रोसेसिंग नहीं कोई जानता है। मखान फैक्ट्री की बात हमने किया, मखान का हमने प्रोडक्शन रेट की बात की, हमने बाजार की बात की, हमने कहा 10 फैक्ट्री, आप उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। हम कोसी की बात नहीं करते हैं सर, 3 हिस्सा नदी से जुड़ा हुआ है। मैं लास्ट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, भीमनगर बैरेज हो या फरक्का बैरेज, हम गंगा है, कमला है, महानंदा एक्सप्रेसवे है, गंडक है, 3 हिस्सा बाढ़ से हम प्रभावित हैं। आप कोसी केनाल हर बजट में लाते हैं, हर बजट में एक ही बात को कहते हैं। अध्यक्ष महोदय लास्ट कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट में लास्ट कर रहा हूं, 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में आपसे ये बात कहना चाहूंगा, हाई डैम बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कहूंगा कि स्मार्ट सिटी पूर्णिया के बारे में थी, कटिहार की चर्चा थी, आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। तीसरी तरफ है हमारा, मेरी बात सर सुन लीजिए, मेट्रो। अध्यक्ष जी लास्ट कर रहा हूं, मेट्रो में पूर्णिया कटिहार जो हमारा इलाका है कितना महत्वपूर्ण है। लास्ट कर रहा हूं अध्यक्ष जी, बस लास्ट कर रहा हूं। Honorable member Shri K. Francis George ji. अध्यक्ष जी लास्ट आधा मिनट में। Honorable member K. Francis George ji. आधा मिनट। Please be seated. Please be. आप बैठिए। हो गया आपका, हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा होना चाहिए? संसद में धर्म जैसे विषय पर इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं, लंबी बहस की जाती है, जबकि धर्म और राजनीति पूरी तरह से अलग विषय है। संसद में विकास के मुद्दों को दरकिनार कर धर्म और राजनीतिक मुद्दे तो उठाए जाते रहे हैं और आगे भी उठाते जाते रहेंगे, पर क्या ऐसा करना बहुत जरूरी है? हमें इंतजार रहेगा आपके बहुमूल्य राय का, तो अपने सुझाव साझा करना ना भूलें। नमस्कार।